किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली स्थित पूसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से किया संवाद। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में 2 योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन का किया शुभारंभ। पीएम ने कहा, इस मिशन से देश के 100 जिलों की खेती की तस्वीर बदल जाएगी। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने लगभग 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। दिल्ली के पूसा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से किया संवाद। चौहान ने कहा, कृषि यंत्रों पर जीएसटी दरों को कम करके प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दी बड़ी राहत। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही के बाद सामान्य होने लगे हैं हालात। वैकल्पिक मार्ग होने की वजह से पर्यटक धीरे धीरे आ रहे हैं वापस। और अब आइए समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं के शुभारंभ से पहले किसानों और उत्पादक समूहों से बातचीत की। उन्होंने दलहन की खेती करने वाले किसानों, मत्स्य पालन और बागवानी से जुड़े उत्पादकों से जानकारी ली। ये ऐसे किसान थे जिन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर उत्पादन में वृद्धि की है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। इन किसानों को उत्पादक संगठनों, एफपीओ और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, विशेष तौर पर छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी को बढ़ावा देने और कृषि को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है।
प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पशुपालक हो या किसान, उनके उत्पादन लागत को कम करने, उन्नत बीज उपलब्ध कराने और खाद्य सिंचाई जैसी सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार ने बीते 11 वर्षों में कई मोर्चों पर एक साथ काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बारी है कि देश दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। आज़ादी के बाद किसानों ने अन्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। अब विकसित भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री ने 11,440 करोड़ रुपए परिव्यय वाली महत्वाकांक्षी योजना दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने लगभग 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो कृषि क्षेत्र में काम आने वाले यंत्रों, मशीनों व अन्य उपकरणों को भी जीएसटी कम होने का लाभ मिल रहा है। ऐसे में किसानों को भी डबल बचत का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जीएसटी में हुए सुधारों का जिक्र किया और कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी काफी फायदा हुआ है। अभी जो बाजार में से खबरें आ रही हैं, वो बताती हैं कि त्योहारों के इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए हैं। जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो किसान को हर चीज महंगी पड़ती थी। अब ट्रैक्टर ही देखिए, एक ट्रैक्टर पर कांग्रेस की सरकार 70,000 रुपये का टैक्स लेती थी। वहीं जीएसटी में नए सुधार के बाद वही ट्रैक्टर में सीधे करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया है। साथियों, किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन है, उस पर 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपये की बचत पक्की हो गई है। थ्रेशर पर भी आपको 25,000 रुपये तक की बचत होगी। टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से जुड़े उपकरण हो, कटाई मशीन हो, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि कार्यक्रम से संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी में 5% की कमी से कृषि यंत्र सस्ते हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसका फायदा सीधा किसानों को हुआ है। इसके साथ ही रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे, 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। किसान भाइयों, गेहूं पर 160 रुपया प्रति कुंटल, चने पर 225 रुपया प्रति कुंटल,
मसूर पर 300 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों पर 250 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम पर 600 रुपया प्रति क्विंटल। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ा के किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा दाम देने का फैसला किया है। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मची तबाही के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध इस शहर में अब पर्यटक वापस आ रहे हैं। पहाड़ियों में घूमने पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि दार्जिलिंग में अब सब ठीक है, हर किसी को यहां घूमने आना चाहिए। वहीं होटल मालिकों ने बताया कि घटना से पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुआ था, लेकिन वैकल्पिक मार्ग होने की वजह से पर्यटक धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। मिरिक लेक में आया है घूमने के लिए। बाकी यहाँ का कोई ऐसा कुछ डिजास्टर को देखा नहीं। बाकी रास्ते में कुछ स्लाइडिंग वगैरह हुआ है, वो अभी चल रहा है, रिपेयर वगैरह चल रहा है। बाकी क्या कोई डर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब कुछ बढ़िया है। 4 तारीख का बाद जो घटना हुआ था उसमें बहुत मतलब हमारा बिजनेस में क्षति हो गया, लेकिन अभी धीरे धीरे से टूरिस्ट लोग आ रहा है। रास्ता अभी पहले से क्लीन हो गया है, सिचुएशन पहले से बेटर है। तो जितने भी टूरिस्ट है आप लोग वापस से प्लान कर सकते हैं। अभी सामने फेस्टिव सीजन है, दिवाली, इसके बाद आप आइए, घूमिए, पहले से सिचुएशन बेटर है। और तमिलनाडु के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री चक्रपाणी ने तंजावुर जिले के ओराथुनाडु और परुथायापार कोविल में धान खरीद केंद्रों और गोदामों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान की पैदावार पिछले 60 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। प्रति हेक्टेयर 6 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया है। डेल्टा जिलों में धान की खेती का रकबा बढ़कर 6.31 लाख एकड़ हो गया है, जबकि पिछले साल ये 3.87 लाख एकड़ था। अब तक तमिलनाडु में 1728 प्रत्यक्ष धान खरीद केंद्र खोले जा चुके हैं और 7.02 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इससे 97,125 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा किसानों को 1,606.65 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। डेल्टा जिलों से प्रतिदिन 35,000 मीट्रिक टन धान बाहरी जिलों और गोदामों में भंडारण के लिए ले जाया जा रहा है। इस वर्ष धान की आर्थिक आवक के कारण डेल्टा जिलों में 3.34 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 25 खुले भंडारण गोदाम खोलने की अनुमति दी गई है और 69,883 मीट्रिक टन धान का भंडारण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हुई बैठक में अधिकारियों ने सभी धान क्रय केंद्र प्रभारियों को जरूरी निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी गुलाब चंद्र ने कहा कि सभी केंद्र समय पर खुले और क्रियाशील रहे, किसानों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं और उनसे नियमित संपर्क बनाए रखा जाए। डिप्टी आरएमओ विनीता मिश्रा ने बताया कि जिले में 48 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। क्रय केंद्रों पर 31 जनवरी तक धान की खरीदारी की जाएगी। धान कॉमन का समर्थन मूल्य 2,369 प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का मूल्य 2,389 प्रति क्विंटल तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर डस्टर, बोरी, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मॉइस्चर मीटर उपलब्ध रहे हैं। क्रय केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित हैं। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष कार्य दिवसों, स्थानीय अवकाश व द्वितीय शनिवार में क्रय केंद्र खुले रहेंगे। और दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द्वारका में एंटी स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम की शुरुआत की। इसे 7 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 166 स्ट्रीट लाइट पोल्स पर लगाया गया है। अनुमान है कि इस सिस्टम से करीब 15% तक प्रदूषण घटेगा। अधिकारियों का कहना है कि ये मिस्ट सड़क की धूल को नीचे बैठाने में मदद करेगी, हवा में मौजूद कणों को कम करेगी, साथ ही पेड़ पौधों पर धूल जमने से भी रुकेगी। वायु प्रदूषण से लड़ने के इस प्रयास के लिए डीडीए की सराहना की गई है। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत किसान राम नारायण की बंजर भूमि को समतल कर खेती योग्य बनाया गया।
पहले खेत उबड़ खाबड़ थे और पानी नहीं रुकता था, जिससे खेती असंभव थी। ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद पंचायत से लगभग 95,000 रुपए की मंजूरी मिली। अक्टूबर 2023 में काम शुरू हुआ और नवंबर 2023 में पूरा हो गया। भूमि समतलीकरण के बाद राम नारायण ने पहली बार धान की फसल बोई और 4 क्विंटल उत्पादन प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि अब खेत समतल होने से जुताई और सिंचाई आसानी से हो गई है तथा मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी है। गांव के अन्य किसान भी इस सफलता को देखकर अपनी भूमि सुधार में रुचि दिखा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ हल्की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। आईएमडी ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यनम और केरल में आज से 13 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। ये दिन प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत में हजारों प्रवासी पक्षी हर साल सर्दियों के महीने अक्टूबर से मार्च के बीच आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ठंड और भोजन की कमी से बचने के लिए साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे गर्म जलवायु क्षेत्रों की ओर पक्षी पलायन करते हैं। अक्टूबर के अंत से नवंबर तक का समय भारत में पक्षियों के आगमन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जब यहाँ के विभिन्न पक्षी अभयारण्यों और आर्द्र भूमियों में इनकी अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। देखा जाए तो भारत में प्रवासी पक्षियों के 3 प्रमुख फ्लाईवे हैं: मध्य एशियाई फ्लाईवे, पूर्वी एशियाई फ्लाईवे और पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे। ये फ्लाईवे मध्य एशिया और यूरेशिया और हिंद महासागर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं और लगभग 370 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी इन मार्गों से भारत आते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस सिर्फ पक्षियों के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमें याद दिलाता है कि हजारों मील का सफर तय कर आए पक्षियों के लिए हम इंसान एक साझा स्थान और सह अस्तित्व बना सकते हैं। आइए हम सभी प्रवासी पक्षी अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कदम उठाएं। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो शाहबाद, पुणे और जयपुर मंडी में इस दौरान केले के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि लखीमपुर मंडी में केले के भाव में मजबूती देखने को मिली है। एक मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में केले के भाव इस तरह से रहे। हरियाणा की शाहबाद मंडी में 9 अक्टूबर को केले का भाव रहा 2,500 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,500 रुपए पर ही बना रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान केले के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 से 10 अक्टूबर को केले के भाव 1,500 रुपए बने रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 9 अक्टूबर को केले का भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि 10 अक्टूबर को 1,500 पर ही टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में केले का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 9 अक्टूबर को केले का भाव था 2,280 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 20 रुपए बढ़कर 2,300 रुपए पर। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर केले का निर्यात किया, जो कि सिर्फ 0.36 मिलियन मैट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को शाहबाद, राजकोट और जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्क नेट के अनुसार हरियाणा की शाहबाद मंडी में प्याज का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 9 अक्टूबर को प्याज का भाव था 1,600 रुपए। 10 अक्टूबर को प्याज का भाव 200 रुपए लुढ़क कर 1,400 रुपए रह गया। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 10 अक्टूबर को प्याज का भाव 70 रुपए गिरकर 875 रुपए से 805 रुपए रह गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 9 अक्टूबर को प्याज की खरीद 800 रुपए पर हुई। 10 अक्टूबर को इसमें 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव 750 रुपए क्विंटल पर रह गया। कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 9 अक्टूबर को यहाँ प्याज का भाव 1,350 रुपए था। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 1,360 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर वर्ष 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307,72,000 टन होने का अनुमान है। यानी इस वर्ष प्याज की पैदावार करीब 65,05,000 टन की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र में परिपक्व आलू की खुदाई कर लें। साथ ही यहां के किसान परिपक्व जौ की कटाई जारी रखें। वहीं मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मटर की जल्द पकने वाली किस्मों की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान परिपक्व मक्के की कटाई जारी रखें। हिमाचल के किसान अभी के समय सब्जियों और फलों को सहारा प्रदान करें। साथ ही यहां के किसान धान की परिपक्व फसल की कटाई कर लें। वहीं उच्च पर्वतीय उपशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में टमाटर और बैंगन की तुड़ाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान शिमला मिर्च और मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय लहसुन और टमाटर की बुवाई कर सकते हैं किसान। साथ ही यहां के किसान परिपक्व मक्के की कटाई कर उपज को धूप में सुखाकर भंडारित कर लें। वहीं उत्तराखंड के किसान भाबर और तराई क्षेत्र में सोयाबीन, रागी और मक्का की कटाई शुरू करें। अभी के समय पहाड़ी क्षेत्र में लहसुन, गेहूं और जौ की बुवाई शुरू कर सकते हैं। वहीं उप आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में परिपक्व रागी की कटाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान मूंग और उड़द की कटाई भी जारी रखें। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धान की जल्दी पकने वाली किस्मों की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान जल्द बोई गई मक्का की कटाई पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान सर्दियों की सब्जी जैसे पालक, मेथी, गाजर और शलजम की बुवाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही यहां के किसान आलू, लहसुन और मूली की भी बुवाई कर लें। मध्यवर्ती क्षेत्र में परिपक्व इलाके में धान और मक्का की कटाई शुरू करें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। साथ ही यहां के किसान देर से पकने वाली फूल गोभी की बुवाई शुरू करें। इसके अलावा घाटी शीतोष्ण क्षेत्र में प्याज, मटर और पत्तेदार सब्जियों की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारत रत्न नानाजी देशमुख जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। कहा, प्लेटफॉर्म पर भीड़ रोकने के लिए देश की 76 स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने सेवा, एकता और समर्पण की एक शताब्दी के सम्मान में विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। भोजपुरी अभिनेता से नेता बने पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने खुद को भाजपा का एक वफादार सिपाही बताया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। मैं चंडीगढ़ में 10वीं पास की थी। मैं बेहोश हो गई, मुझे अस्पताल ले गए। इसको तो ओपन हार्ट सर्जरी होना है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है। जब होश में आंखें खोली, ईश्वर को कह दिया, आपने अब ये नई जिंदगी जो मुझे दी है, ईश्वर ये आपको धन्यवाद देने में लगाऊंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सनावदिया गांव की रहने वाली डॉक्टर जनक पलटा मगिलिगन भारत में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जानी जाती हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर जनक पलटा पिछले काफी सालों से जीरो वेस्ट लाइफ यानी शून्य अपशिष्ट जीवन जी रही हैं। इनके मार्गदर्शन में अब तक बहुत से युवाओं, ग्रामीणों और आदिवासी महिलाओं को सोलर कुकिंग और जैविक खेती की ट्रेनिंग मिल चुकी है। देखिए 15 अक्टूबर महिला किसान दिवस पर दूरदर्शन किसान की खास पेशकश। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मेरे पति की अचानक से चल बसे थे, वो मैं काम करने लायक नहीं थी, चारपाई थी एकदम से। मैंने कहा, हे परमात्मा, तूने दुख तो मेरे ऊपर भी इतना बड़ा पहाड़ तो तोड़ दिया, लेकिन मेरे को स्वस्थ तो बना दे, मैं ठीक हो जाऊं। उस टाइम हमारे पास गाय 7-8 ही थी, 8-9 गाय से हमने शुरू किया था। हरियाणा के झज्जर जिले के खरमाण गांव की रेणु सांगवान, इन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। इन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए 15 अक्टूबर महिला किसान दिवस पर दूरदर्शन किसान की खास पेशकश। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं, तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है, ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए,
वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।